नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुआ क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में और वो हमारा टॉपिक है लेंथिल जिसको हम क्या कहते हैं मसूर। और दूसरा हम पढ़ेंगे फील्ड पिच जिसको हम कहते हैं मटर। तो इन दो इंपॉर्टेंट फसलों के बारे में पढ़ेंगे। ये दोनों फसलें हमारी जो है ये दलहनी फसलें हैं। इनके बारे में यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। हमारा ये जो फाउंडेशन बैच चल रहा है इसमें आज हम लोग एग्रोनॉमी का 18वां लेक्चर पढ़ेंगे। इसमें डिटेल में इन दोनों फसलों के बारे में समझेंगे। मैं पढ़ाना शुरू करूँ उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा कोर्स लॉन्च कर रखा है। कोर्स का नाम है अल्टीमेट एग्रीकल्चर कोर्स। इस कोर्स में आपको यहाँ पर दिए गए जो भी सब्जेक्ट हैं ये सभी सब्जेक्ट आपको बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक आपको अच्छी तरीके से पढ़ाए जाएंगे। और जो कुछ भी यहाँ पर आपको पढ़ाया जाएगा उसका आपको पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड कराया जाएगा और ये जो पीडीएफ नोट्स होगा ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में आपको मिलेगा। आप इस नोटबुक से अपनी एक खुद की नोटबुक बनाओ और अच्छे तरीके से आप उससे रिवीजन करो। इसको पढ़ लेने के बाद सबसे अच्छी बात ये है कि क्योंकि ये बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक पढ़ाया जाएगा, तो इसको पढ़ लेने के बाद बीएससी एग्रीकल्चर की जितनी भी सब्जेक्ट्स हैं, मेजर और माइनर, ये सभी सब्जेक्ट बिल्कुल अच्छे तरीके से आपके क्लियर हो जाएंगे। जिसके बाद कोई भी वनडे एग्जाम एग्रीकल्चर का जो भी वैकेंसी आती है एग्रीकल्चर सेक्टर में, उन सभी वैकेंसीज को आप आराम से दे सकते हो, चाहे वो कुछ स्टेट गवर्नमेंट का हो या फिर वो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो डिफरेंट टाइप की वैकेंसी आती है एग्रीकल्चर सेक्टर की, उन सभी वैकेंसीज को आप बहुत ही आसानी से इसको पढ़ के क्वालिफाई कर सकते हो। अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके मात्र 1000 रुपए का पेमेंट करके आप इसको खरीद सकते हो। बाकी कोर्स से रिलेटेड अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9792771793। मेरे इस व्हाट्सएप नंबर से आप संपर्क करके कोर्स से रिलेटेड जो भी आपको जानकारी प्राप्त करनी है वो प्राप्त कर सकते हो। चलिए अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। टॉपिक हमारा क्या है? हम पढ़ेंगे यहाँ पर लेंथिल के बारे में। लेंथिल की अगर हम बात करें तो लेंथिल को हम मसूर कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो एक मसूर ये है और एक दूसरी मसूर ये है। ये जो मसूर होती है थोड़ी सी ब्राउन कलर की होती है, दूसरी मसूर ये जो है हल्की सी ब्लैक कलर की, ब्लैक और ब्राउन कलर का मिक्सचर होता है। और जब इस मसूर के अंदर से जो दाल निकाली जाती है तो यहाँ पर ये जो दाल दिखती है ये दाल कैसी होती है? ये दाल आपको बिल्कुल ऑरेंज कलर की दिखती है। सबसे पहले हम इसका पढ़ेंगे बोटेनिकल नेम। तो इसका जो बोटेनिकल नेम होता है वो क्या होता है? लेंस एस्कुलेंटम। क्या होता है? लेंस एस्कुलेंटम। और इसके अलावा लेंस फुलनरिस क्या होता है? लेंस फुलनरिस। ये दो तरीके के इसके बोटेनिकल नेम होते हैं। फैमिली की बात करें तो पेपिलियनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। पेपिलियनेसी फैमिली या लेगुमिनेसी फैमिली की एक सब फैमिली होता है। बोले तो पेपिलियनेसी फैमिली जो है ये सब फैमिली है और लेगुमिनेसी ये हमारा मेन फैमिली होता है। इसी का जो पुराना नाम है वो फेबेसी के नाम से जाना जाता है। इसको और दो तरीके से जाना जाता है। एक तो इसको कवर क्रॉप कहते हैं और दूसरा इसको ड्राई लैंड क्रॉप कहते हैं। ड्राई लैंड क्रॉप क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ड्राई लैंड एरिया में ग्रो हो जाता है। क्योंकि एक तरीके की ये दलहनी फसल होती है। तो दलहनी फसल होने की वजह से जितनी और दलहनी फसलें होती हैं, जैसे वो उनकी वाटर रिक्वायरमेंट कम होती है, इसी तरीके से ये भी दलहनी फसल है तो इसकी वाटर रिक्वायरमेंट कम होती है। अब वाटर रिक्वायरमेंट कम होने की वजह से हम इसको इस तरीके से ऐसी जगह पर भी खेती कर सकते हैं जहां पर बरसात कम होती है या हमारे पास इरिगेशन की प्रॉपर सुविधा नहीं। अगर हमारे पास 2 ही 3 बार सिंचाई करने की सुविधा है तो हम इस फसल को बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो क्रॉप होती है जब ये खेत में ग्रो होती है तो मिट्टी को बहुत अच्छे तरीके से ढक लेती है, पूरे खेत को अच्छे तरीके से कवर कर लेती है। इसी वजह से इसको कवर क्रॉप कहते हैं। इसको कवर क्रॉप भी कहा जाता है। इसके अलावा इसे एक कहते हैं इरोजन रेजिस्टेंट क्रॉप, ठीक, या फिर कंजर्वेशन क्रॉप भी इसको कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जो सॉइल का मॉइस्चर होता है बहुत दिनों तक कंजर्व रहता है। इसके अलावा ये मिट्टी को ढके रहता है तो इसको कवर क्रॉप भी बोलते हैं। और इसकी वजह से जो मृदा अपरदन है वो कम हो जाता है या रुक जाता है, तो इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं? इरोजन रेजिस्टेंट क्रॉप। तो इरोजन को भी ये रोकते हैं। यहाँ पर आप देखोगे कि इस मेड़ के अलावा आपको ये पूरे खेत जो दिख रहे हैं, इस पूरे खेत में आपको कहीं भी मिट्टी नहीं दिख रही होगी क्योंकि ये सब पूरा कवर कर दिया गया है। इसका जो ओरिजिन प्लेस होता है इजिप्ट और एशिया माइनर इसका ओरिजिन प्लेस माना जाता है। क्लासिफिकेशन की बात करें तो जो मसूर होता है ये दो तरीके का होता है। एक तो होता है गोल्ड सीडेड और एक दूसरा होता है स्मॉल सीडेड। जो गोल्ड सीडेड होता है इसको हिंदी में मसूर कहते हैं और इंग्लिश में मैक्रोस्पर्मा कहते हैं। और स्मॉल सीडेड जो होता है इसको मसूरी बोलते हैं। और मसूरी का जो इंग्लिश नेम होता है वो होता है माइक्रोस्पर्मा। ध्यान से समझना,
जब कभी भी आप अंग्रेजी में मैक्रो और माइक्रो देखते हो, तो मैक्रो का मतलब होता है बड़ा और माइक्रो का मतलब होता है छोटा। तो जिसके दाने आपको बड़े-बड़े दिख रहे हैं, यहाँ पर आपको इसके दाने बड़े दिख रहे हैं, तो ये क्या है? ये मैक्रोस्पर्मा है और इसके दाने जो होते हैं ये छोटे-छोटे होते हैं, तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं माइक्रोस्पर्मा। समझ गए? हिंदी में इसको मसूर और मसूरी कहा जाता है। सॉइल रिक्वायरमेंट की बात करें, तो केवल ब्लैक कॉटन सॉइल को छोड़कर, ब्लैक कॉटन जो क्ले सॉइल होती है उसको छोड़कर और इसके अलावा जो हमारी सैंडी सॉइल होती है उनको छोड़, इन 2 तरीके की सॉइल को छोड़कर बीच में जितनी भी फसलें जितने भी तरीके की सॉइल आती है उसमें हम इसकी आराम से खेती कर सकते हैं। ध्यान से समझना, जो ब्लैक कॉटन सॉइल होती है उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है। अगर हमने उसमें सिंचाई कर दिया तो बहुत दिनों तक उसमें खेत में पानी भरा रहता है। इस कंडीशन में जो मसूर की फसल है ये नष्ट होने का संभावना बनी रहती है, क्योंकि जो मसूर की फसल है, इसमें वाटर लॉगिंग कंडीशन अगर हो जा रही है या फिर अगर हम इसमें इरिगेशन करते हैं और ज़्यादा इसमें पानी लगा देते हैं, तो इससे मसूर की फसल में बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। इसके अलावा अगर हमारी सैंडी सॉइल है, तो उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत कम होती है। तो इसमें पानी की अगर हम इसमें हम सिंचाई करेंगे, तो वाटर होल्डिंग की कैपेसिटी क्योंकि कम है, तो पानी प्रॉपर तरीके से मिल नहीं पाएगा। तो एक तो यहाँ पर इसको जो ग्रो किया जाता है वो ड्राई लैंड एरियाज़ में ग्रो किया जाता है, ऊपर से अगर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी गड़बड़ हो गई तो भी दिक्कत हो जाती है। तो मिट्टी में जलभराव नहीं होना चाहिए। इसमें इरिगेशन जो है वो बहुत ही नाप-तौल के करना चाहिए। अगर इरिगेशन हमने ज़्यादा कर दिया, तो जो पौधा होता है ये अपना वेजिटेटिव ग्रोथ बढ़ा देता है और इसका फ्लावरिंग का टाइम निकल जाता है, तब तक ये वेजिटेटिव ग्रोथ ही करता रहता है। और जब बहुत लंबे समय तक ये वेजिटेटिव ग्रोथ करता है, तो इसमें फ्लावर कम आते हैं और अल्टीमेटली हमारा जो प्रोडक्शन है, वो गिर जाता है। इसके अलावा इसके सोइंग टाइम की बात करें तो अक्टूबर का लास्ट वीक से लेके नवंबर के सेकंड वीक तक इसको करते हैं। बोले तो अगर हम बात करें तो इसको 27 अक्टूबर से 21 अक्टूबर से लेके और इसके अलावा आप 14 अक्टूबर या 15 नवंबर के आसपास तक इसकी आराम से बुआई कर सकते हो। सीड रेट अगर नॉर्मल कंडीशन में हम ग्रो कर रहे हैं तो 30 से 40 किलोग्राम पर हेक्टेयर की जरूरत पड़ती है और अगर लेट स्विंग कर रहे हैं तो इसमें 50 से 60 किलोग्राम हमें सीड रेट की जरूरत पड़ती है। क्योंकि जब हम लेट स्विंग करते हैं तो पौधे की जो वेजिटेटिव ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा नहीं होती है और जब बहुत ज्यादा वेजिटेटिव ग्रोथ नहीं हो पाएगी तो पौधा हमारा छोटा रह जाएगा। छोटा-सा पौधा रहेगा और अगर पौधा छोटा रह जा रहा है, तो हम स्पेसिंग घटाएँगे, क्योंकि मिट्टी बचे ना फालतू की और अगर स्पेसिंग कम करेंगे, तो अल्टीमेटली हमारा जो सीड रेट है, वो बढ़ जाएगा। स्पेसिंग की बात करते हैं, तो 30 गुणे 5 सेंटीमीटर की स्पेसिंग इसमें रखते हैं और सोइंग डेप्थ क्योंकि इसका सीड काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है, तो 3 से 5 सेंटीमीटर की सोइंग डेप्थ रखी जाती है। जैसे हमारा गेहूँ होता है 4 से 5 सेंटीमीटर, उसी के आसपास में इसके भी सोइंग डेप्थ रखी जाती है। इरिगेशन की बात करें तो इसमें नॉर्मल कंडीशन में 1 से 3 इरिगेशन की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें 2 इरिगेशन इसके, एक फ्लावरिंग इनिशिएशन स्टेज और इसके बाद पॉड फॉर्मेशन स्टेज। ये जो स्टेज होती हैं, ये दोनों इरिगेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल स्टेज मानी जाती है। क्यों मानी जाती है? क्योंकि ये फ्लावरिंग स्टेज ध्यान से समझना, जब हम कभी भी दाल की बात करते हैं, तो जितनी भी हमारी दलहनी फसलें हैं, दलहनी फसलों में हम जितने भी दलहनी फसलें हैं, सबके अंदर अधिकतर 2 ही क्रिटिकल स्टेज ऑफ इरिगेशन पाया जाता है। एक तो फ्लावर इनिशिएशन स्टेज और दूसरा होता है पोड फॉर्मेशन स्टेज। अब अब इसमें जो ये फ्लावर इनिशिएशन स्टेज है, इसको ध्यान से समझना। कभी भी कोई भी दलहनी फसल होती है या कोई भी हमारी फ्लावर वाली कोई भी फूल वाली फसल है या फ्रूट वाली फसल है, इसमें जब फ्लावरिंग हो रही होती है, ध्यान से समझना, इसमें जब फ्लावरिंग हो रही होती है, तो फ्लावरिंग के टाइम पर हमको सिंचाई नहीं करनी चाहिए। जब फ्लावरिंग के टाइम पर हम सिंचाई करते हैं, तो इससे एकाएक जो पौधे के अंदर मॉइस्चर बढ़ता है और फ्लावर ड्रॉप होने की समस्या बढ़ जाती है। दलहनी फसल के कंडीशन में जब हम फ्लावरिंग के टाइम पर सिंचाई कर देते हैं, तो फ्लावरिंग थोड़ी-सी लेट हो जाती है। तो फ्लावरिंग का भी एक फिक्स टाइम होता है। अगर उस टाइम पर फ्लावरिंग नहीं हो पा रही, तो हमारा यील्ड घट जाता है। तो कभी भी अगर हमको सिंचाई करनी है तो फ्लावरिंग पे नहीं होती। यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो आपको लिख रहा है फ्लावरिंग इनिशिएशन स्टेज। यहाँ पर फ्लावरिंग स्टेज नहीं लिख रहा है, फ्लावर इनिशिएशन स्टेज, यानी कि फ्लावर निकलने से पहले वाली यहाँ पर बात हो रही है। जब पुष्प उसमें दीक्षा अवस्था में आए, बोले तो जैसे इनिशिएशन होना स्टार्ट हो, बोले तो ऐसे आपको महसूस हो कि 6-7 दिन के अंदर इसमें फूल निकलना शुरू हो जाएंगे, तब उसमें सिंचाई कर दो। अगर उसमें फूल निकलना शुरू हो गया तब सिंचाई नहीं करो।
तो ये कब होता है? ये बुआई के 40 से 45 दिन के आसपास का जो टाइम होता है, वो फ्लावर इनिशिएशन के लिए सबसे अच्छा टाइम माना जाता है। इसके अलावा होता है पॉड फॉर्मेशन का स्टेज। इस स्टेज पर भी सिंचाई ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर हम इसमें सिंचाई करते हैं तो पॉड जो है, यानी कि जो फली है, उसके अंदर दाने बहुत अच्छे तरीके से भरते हैं और दाने का आकार बढ़ता है। वैरायटी की बात करें तो JL3 वैरायटी है, पंत L639 वैरायटी है, IPL 81 है, DL 62 है और इसके अलावा लेंस 4076 वैरायटी है। ये कुछ वैरायटीज हैं जो इम्पोर्टेंट वैरायटीज हैं, इनको आप याद कर लेना क्योंकि इससे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट की बात करें तो जितनी दलहनी फसलें हैं, सभी दलहनी फसलों में जो नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है वो 20 किलोग्राम पर हेक्टेयर रखी जाती है। सब में लगभग जितनी हमारी दलहनी फसलें हैं सबके अंदर 20 किलोग्राम नाइट्रोजन रखा जाता है। इसके अलावा फास्फोरस पोटास अलग अलग रखते हैं, जिसमें हम अगर लेन तेल की बात करें तो इसमें 50 किलोग्राम फास्फोरस और 20 किलोग्राम पोटास की जरूरत पड़ती है। सबसे अच्छी बात क्या है कि इसमें जितना भी हम फर्टिलाइजर देते हैं, ये सभी का सभी फर्टिलाइजर हम जब सीड की सोइंग कर रहे होते हैं तो उसी समय पर हमको इसको बेसल डोज के रूप में दे देना पड़ता है। अगर इसके अलावा हमें अपने खेत में जिंक की कमी दिखाई दे रही है तो जिंक की कमी को पूरा करने के लिए हमको जिंक सल्फेट 0.5% और इसके अलावा लाइम 0.25%, ये दोनों का एक मिक्सचर बना के अपने खेत में हम अगर छिड़काव कर देंगे तो इससे जो जिंक की कमी है या पत्तियों में जो थोड़ा हरेपन की कमी है वो दूर हो जाती है। ये हमारी जो मसूर की जो फसल होती है, ये रबी सीजन की फसल होती है। अब क्योंकि ये रबी सीजन की फसल है, तो रबी सीजन में ग्रो होने वाले और भी इसके साथ वाली जो फसलें हैं, उनके साथ इनकी इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। जैसे गेहूँ है, बार्ले है, लिनसीड है, सनफ्लावर है। इसके अलावा मस्टर्ड की जो फसल है, इन सभी फसलों में इंटरक्रॉपिंग आराम से कर सकते हैं। 2 फसलों को एक साथ मिला के बो सकते हैं। वीड मैनेजमेंट की बात करें तो क्योंकि ये कवर क्रॉप होती है और इनिशियल स्टेज में जो इसके शुरुआती के 30 दिन होते हैं, 1 से डेढ़ महीने का जो समय होता है, उस समय पर वीड का ग्रोथ बहुत तेजी से होता है। बुआई के 30 से 45 दिन के आसपास का जो टाइम होता है, उस समय पर खरपतवार ज़्यादा निकलते हैं। उसको बचाने के लिए हमको क्या करना होता है, या तो हम हैंड वीडिंग करें, हाथ से खुरपी से निकाई गुड़ाई करें, या फिर हमारे पास तमाम तरीके के हर्बिसाइड्स आते हैं, जिसमें से एक हर्बिसाइड है फ्लूक्लोरालिन। इस हर्बिसाइड का 1 किलोग्राम एक्टिव इंग्रेडिएंट पर हेक्टेयर की दर से अगर हम इसका छिड़काव कर देंगे, तो इससे जो खरपतवार है, वो हमारे खेत से नष्ट हो जाते हैं। जब ये क्रॉप 40 ऐसे समझो कि 1 से डेढ़ महीने से ऊपर की फसल हो जाती है, तब तक ये अपनी पूरी मिट्टी को कवर कर लेती है और जब पूरे खेत को ये कवर कर लेगी तो खरपतवार निकलने की संभावना घट जाती है। लेकिन स्टार्टिंग के जो 30 से 45 दिन के आसपास का टाइम होता है, उस टाइम पे वीड मैनेजमेंट काफी ज्यादा जरूरी होता है। हार्वेस्टिंग की बात करते हैं तो 3.5 महीने से 4 महीने के आसपास बोले तो 100 से लेके 120 दिन की जो फसल होती है, इतने में ही फसल ये तैयार हो जाती है। बुआई के 100 से 120 दिन में हमारी जो मसूर की फसल है ये तैयार हो जाती है। यील्ड के बारे में बात करें तो 15 से लेके 20 क्विंटल पर हेक्टेयर नॉर्मल कंडीशन में आपको यहाँ पर यील्ड देखने को मिलती है। अब हम आगे बात करेंगे फील्ड पी की, जिसको हम क्या बोलते हैं, मटर बोलते हैं। मटर सब्जी में डालने वाली भी होती है और एक मटर जिसका दाल बनाया जाता है, बेसन बनाया जाता है। तो यहाँ पर हम दोनों मटर के बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं इसका बोटेनिकल नेम क्या होता है। तो जो मटर होता है, मटर का बोटेनिकल नेम क्या होता है, पाइसम सटाइवम होता है। और वेराइटी इसकी क्या होती है, इसकी वेराइटी होती है आर्वेंस। क्या है, पाइसम सटाइवम वेराइटी आर्वेंस। इसके अलावा एक और होता है, वो होता है पाइसम सटाइवम वेराइटी हॉर्टेंस। तो एक आर्वेंस होता है, एक हॉर्टेंस होता है। आर्वेंस ये दाल वाला होता है और हॉर्टेंस में आपको हॉर्टी शब्द दिखता है। तो हॉर्टेंस जो हॉर्टी शब्द है ये बागवानी से संबंधित होता है और बागवानी में सब्जी की खेती करी जाती है। तो सब्जी वाली जो मटर होती है, जिससे मटर पनीर या गोभी मटर की जो सब्जी बनती है, उसमें जो मटर पड़ती है, हरी मटर जो हम लोग खाते हैं, वो हॉर्टेंस होता है, यानी कि पाइसम सटाइवम वैरायटी हॉर्टेंस। फैमिली की बात करें तो इसकी भी फैमिली पेपलिनेसी लेगुमिनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। न्यूट्रिशनल कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो जो हम मटर खाते हैं, यानी यहाँ पर मटर की दाल की बात हो रही है, सूखी जो मटर होती है, ये मटर की फली की बात नहीं हो रही है। जो हरी मटर हम सब्जी के रूप में खाते हैं, इसकी बात नहीं हो रही है। यहाँ पर मटर वाली जो दाल होती है, यानी सूखी मटर जो होती है, उसके अंदर 22% के आसपास प्रोटीन पाई जाती है और 60% के आसपास इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है और 1.5 से लेके 2% के आसपास इसके अंदर वसा पाई जाती है।
आगे हम इसके क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, तो जो हमारी मटर होती है, ये मटर 2 तरीके की होती है। मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि मटर जो होती है 2 तरीके की होती है। एक तो होती है हमारी फील्ड मटर, जिसको ग्रेन पी कहा जाता है। इसको यूज़ किया जाता है दाल बनाने के लिए, और जो हम इसके दाल से बेसन बनाते हैं। तो दाल और बेसन के लिए हम ग्रो करते हैं। इसको हम कहते हैं फील्ड पी या फिर ग्रेन पी कहते हैं। दूसरा हमारा होता है गार्डन पी या टेबल पी। तो ये जो गार्डन पी या टेबल पी होता है, इसी को हम सब्जी के रूप में यूज करते हैं। जो गोभी की सब्जी, गोभी मटर की सब्जी बनाते हैं, या इसके अलावा आपने देखा होगा कि जो मटर पनीर की सब्जी होती है, उसमें जो हम मटर डालते हैं, तो ये जो हरी मटर होती है जिसको सब्जी के रूप में यूज किया जाता है, इसको हम गार्डन पी बोलते हैं। इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? पाइसम सटाइवम वेराइटी हॉर्टेंस। और ये फील्ड पी या ग्रेन पी जो होता है, इसका बोटेनिकल नेम क्या होता है? पाइसम सटाइवम वेराइटी आर्वेंस। इसके अलावा इसका सोइंग टाइम की बात करें तो 15 अक्टूबर से लेके 30 अक्टूबर के आसपास तक इसकी बुआई करते हैं। मतलब ये रबी सीजन की फसल होती है। सीड रेट की बात करें तो 100 से लेके 150 किलोग्राम सीड रेट की इसकी जरूरत पड़ती है। स्पेसिंग 30 30 इसकी लाइन टू लाइन 30 सेंटीमीटर, और एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी जो होती है वो 5 से 7 सेंटीमीटर रखी जाती है। इसके सीड ट्रीटमेंट हम करते हैं 2 तरीके से। ध्यान से समझना, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि अगर हमको राइजोबियम भी डालना है और हमको सीड ट्रीटमेंट के लिए फंगिसाइड भी इस्तेमाल करना है, तो हमको सीक्वेंस कौन सा रखना चाहिए? तो यहाँ पर सीक्वेंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि पहले हम फंगिसाइड से ट्रीट करेंगे कि पहले राइजोबियम से ट्रीट करेंगे। तो यहाँ पर आप ध्यान से समझ लेना, सबसे पहले तो हम इसमें फंगिसाइड से ट्रीट करेंगे। कैप्टान, थायराम, आइग्रोसानजियन, इस तरीके के जो हमारे सीड ट्रीटमेंट करने वाले फंगिसाइड आते हैं, उनसे करेंगे। क्या करेंगे? 1 किलोग्राम सीड में 2.5 ग्राम हम डाल देंगे इन दवाओं को, और उसके बाद मिक्स कर देंगे। इसके बाद फिर हम राइजोबियम का इस्तेमाल करेंगे। 10 ग्राम राइजोबियम 1 किलोग्राम सीड के लिए, यानी कि 2.5 ग्राम ये दवा यूज करेंगे और 10 ग्राम इस तरीके का राइजोबियम यूज करेंगे। ये दोनों अलग अलग टाइम पे करेंगे। पहले हम सीड ट्रीटमेंट कर लेंगे, और सीड ट्रीटमेंट जब प्रॉपर तरीके से हो जाएगा, उसके सूख जाने के बाद फिर बाद में हम राइजोबियम का ट्रीटमेंट करेंगे। राइजोबियम का ट्रीटमेंट किस तरीके से किया जाता है, कैसे होता है, इसकी पूरी प्रोसेस जो है पूरा डिटेल में मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है। मेरा जो अल्टीमेट एग्रीकल्चर वाला कोर्स है, उस कोर्स में मैंने इस चीज को बहुत डिटेल में पढ़ाया है। यहाँ पर हम बात करेंगे कि मटर की जो फसल होती है, तो हर फसल का जो राइजोबियम होता है वो अलग अलग आता है। तो मटर के केस में जो हमारा राइजोबियम है, ये राइजोबियम लेगुमिनोसेरम होता है। क्या होता है? राइजोबियम लेगुमिनोसेरम कहलाता है। ये जो राइजोबियम होता है स्पेशली मटर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और यही राइजोबियम जब मटर का पौधा बड़ा हो जाता है, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम भी करता है। आगे हम बात करेंगे इरिगेशन का। तो इसका इरिगेशन भी बिल्कुल मसूर के जैसा होता है। 1 से 2 इरिगेशन की जरूरत पड़ती है। मसूर में 1 से 3 इरिगेशन लिखा था, लेकिन जो क्रिटिकल स्टेज है वो फ्लावरिंग इनिशिएशन स्टेज और पॉड की फिलिंग का स्टेज। यहाँ पर फ्लावरिंग जो इनिशिएशन स्टेज है, फ्लावर इनिशिएशन स्टेज, ये 40 से 45 दिन बुआई के बाद आता है। और पॉड फिलिंग स्टेज जो है ये 70 से 80 दिन पर आता है। न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट की बात करें तो इसमें भी जो नाइट्रोजन देते हैं केवल 20 किलोग्राम स्टार्टिंग में देते हैं, 50 किलोग्राम फॉस्फोरस और 30 किलोग्राम पोटास देते हैं। इसके अलावा 40 किलोग्राम इसमें सल्फर का भी इस्तेमाल किया जाता है। बीड मैनेजमेंट जो 30 दिन पे पहली बार एक बार हैंड बीडिंग करेंगे, और 45 दिन के बाद दूसरी बार हैंड बीडिंग इसमें करते हैं। 2 बार अगर हम इसमें हैंड बीडिंग कर देते हैं, ये 2 बार अच्छे तरीके से निकाई गुड़ाई कर देते हैं, तो उसके बाद ये पूरी जो फसल होती है मिट्टी को कवर कर लेती है, तो खरपतवार का उतना ज्यादा कंपटीशन नहीं रह जाता है। इसके अलावा हम बात करेंगे तो इसकी वैरायटी जो होती है, यहाँ पर जितनी भी वैरायटीज लिखी हैं, एक भी वैरायटीज को छोड़ना नहीं है, सबकी सभी वैरायटीज इंपॉर्टेंट है। और ऐसी कोई वैरायटी इनमें से नहीं है जो एग्जाम में पूछी नहीं गई है। किसी न किसी एग्जाम में हर वैरायटी पूछी गई है, तो आपको इसको जरूर याद करना है। और साथ में ये भी याद करना है कि कौन सी वैरायटी किसकी है। जैसे फील्ड पी जो मटर वाली वैरायटी है, यानी कि जो दाल के लिए यूज किया जाता है, दाल वाली मटर की वैरायटी रचना है, अपर्णा है, अंबिका है, T56 है, 163 है, हंस है। इसके अलावा KP 885 है, पंत C5 है। तो इस तरीके की जो वैरायटी है, ये सभी फील्ड पी की वैरायटी होती है। अगला है हमारा गार्डन पी की वैरायटी, जिसमें हमारा अर्किल है, बॉनविले है, अर्ली अर्ली बजर है, इसके साथ साथ अर्ली दिसंबर है, T19 है, 59 है, पंत मटर 1, 5, 6, 8 है, आजाद मटर 1 है जो कि CSA से डेवलप करी गई है, और पंत उपहार है। ये सभी जो वेराइटीज हैं, ये सभी वेराइटीज कौन सी मटर की हैं? ये सब्जी वाली मटर की होती हैं। बोले तो इनकी हरी सब्जी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, हरे मटर के रूप में इसको
इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर जितनी वेराइटीज़ लिखी गई हैं, सभी वेराइटीज़ को आपको बहुत ध्यान से याद करना है। इसके अलावा हम हार्वेस्टिंग की बात करते हैं, तो जब इसका जो स्ट्रॉ जो होता है, वो इसका जो मेन स्टेम होता है और इसके जो पोड होते हैं, जब स्ट्रॉ कलर के हो जाते हैं, ध्यान से समझना। जो धान का पुआल होता है, धान का जो क्रॉप काट लेते हैं, क्रॉप काटने के बाद जो धान का अवशेष बचता है, उसी को पुआल कहा जाता है। तो जब मटर के स्टेम और मटर की जो फलियाँ होती हैं, ये पुआल के कलर की या फिर लाइट ब्राउन कलर की हो जाती हैं, तो ये इंडिकेट करता है कि अब हमारा जो मटर है, ये हार्वेस्टिंग के लिए तैयार है, तो हम हार्वेस्टिंग कर लेते हैं। बाकी हमारी जो सब्जी वाली मटर होती है, ये सब्जी वाली मटर में जब स्टार्टिंग में जब मटर लगता है, इसकी फलियाँ लगती हैं, तो ऐसे मटर चिपटा-सा होता है। लेकिन जैसे-जैसे फलियों के अंदर के दाने भरते जाते हैं सीड, तो वो धीरे-धीरे ऐसे गोल हो जाता है। तो जब इस तरीके का गोल हो जाए, तो यानी कि अब वो कैसा हो गया है? इस तरीके से जब वो गोल होता है तो इसका मतलब ये है कि अब वो हार्वेस्टिंग के लिए तैयार है। तो ऐसे जब फलियाँ हो जाती हैं तब उसको हम हार्वेस्ट करते हैं। तो क्योंकि जो ग्रेन वाला मटर है, जो ग्रेन के लिए हम यूज़ करते हैं, दाल के लिए, उसको हम एक ही बार में हार्वेस्टिंग करते हैं। लेकिन जो सब्जी वाली मटर है, इसकी हार्वेस्टिंग हम 3, 4, 5 बार में करते हैं। तो यहाँ पर यील्ड भी अलग-अलग होती है। जो हमारी फील्ड मटर है, फील्ड मटर जब एक ही बार में निकालेंगे तो इसमें जो दाल निकलती है वो कितनी निकलेगी? ये सूखी मटर निकल रही है 15 से 20 क्विंटल पर हेक्टेयर जितना मसूर मेल निकल रहा है। लेकिन यहाँ पर जो गार्डन पी है यानी कि जो फली निकालते हैं, तो मटर की फली कितनी निकलेगी? 80 से 100 क्विंटल पर हेक्टेयर। बहुत लोग कन्फ्यूज़ हो जाएँगे, सर जी ये तो 15 से 20 क्विंटल है लेकिन ये 80 से 100 क्विंटल कैसे? क्योंकि ये पूरी फली का वज़न है। जब हम सब्जी ग्रो करते हैं तो सब्जी में मटर की हम फली ही तो खरीद के लाते हैं। फिर उसमें से मटर छीलते हैं और छीलने के बाद फिर सब्जी बनाते हैं। तो ये जो वज़न लिखा है 80 से लेके 100 कुंटल ये मटर की फली का वज़न है। जबकि यहाँ पर ये 15 से 20 कुंटल जो है, ये मटर की दाल का वज़न है, यानी कि जो मटर के दाने आते हैं उसका वज़न है। ये जो दाने निकाल के अलग कर दिए जाते हैं ना उसकी बात नहीं हो रही, मतलब पॉलिश करने से पहले की मटर, जो गोल-गोल सी मटर होती है वो वाली मटर, जो आप पानी पूरी जब खाते हो ना तो उसमें मटर डाल के देता है, वो वाली मटर की यहाँ पर बात हो रही है, तो 15 से 20 कुंटल ये होता है। तो आज के लेक्चर में केवल इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ, अगर आपको थोड़ा भी अगर फ़ायदेमंद लग रहा है, आप कुछ इसमें सीखते हो, तो प्लीज़ आप लाइक ज़रूर कर दिया करो और आपके जो सुझाव हैं उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखो। चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे तो मेरा और मोटिवेशन बढ़ेगा। अगर सब्सक्राइब करके अगर आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दोगे, तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा होगा। इसके अलावा आप हमारा अगर कोर्स खरीदना चाहते हो, तो कोर्स खरीदने के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर जो है, इस पे संपर्क कीजिए। आज की वीडियो में केवल इतना ही, मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।